जिन लोगों को कितना भी कैल्शियम खिला लो बट उनका टेस्ट कराने जाओ तो कैल्शियम लेवल थोड़ा सा कम ही निकलता है। तो ऐसे कुछ हेल्थ चैलेंजेस ज्यादातर हमारे थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से आते हैं। जिन लोगों की महिलाओं के जिन लोगों के बार बार अबॉर्शन हो रहे होते हैं उन लोगों को भी अबॉर्शन मतलब जो बच्चा गिर जाता है, प्रेगनेंसी कंसीव हुई 2-3 महीने बाद में हो सकता है उसका विकास नहीं हुआ और वो अबॉर्ट हो जाता है। ऐसे कुछ हेल्थ चैलेंजेस आते हैं। या जिन महिलाओं का बार बार पीरियड आता है या जिन गर्ल्स का बार बार महीना आता है उसमें हम लोग थायराइड को देखना पड़ता है। तो थायराइड क्या है आज हम ये जानेंगे। थायराइड हमारा शरीर में कैसे फंक्शन करता है हम ये जानेंगे। हम थायराइड की केयर कैसे कर सकते हैं ये जानेंगे। चलो तो आज शुरू करते हैं हमारे थायराइड को लेके। तो थायराइड क्या है? थायराइड एक ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्रंथि है बेसिकली। ये हमारे यहाँ गर्दन में सिचुएटेड होती है। ये रूफ ऑफ द नेक में, यहाँ ये ट्रेकिया और इसोफेगस का जो ये जंक्शन है इस पे दोनों साइडों में एक तितली के आकार की एक ग्रंथि है, या कह सकते हैं थोड़ी सी एच शेप लिए हुए एक ग्रंथि है जो यहाँ हमारे रूफ ऑफ द नेक में सिचुएटेड होती है। आप भी इसे फील कर सकते हैं। जिसका इसको हेल्थ चैलेंजेस आता है ना, आप ऐसे गर्दन उठाइए, थूक गटकिए, तो यहाँ पर एक ऐसा ऐसा आपको हल्का सा उभार नजर आएगा। वो उभार उन लोगों को ही नजर आएगा जिनकी ग्रंथि का साइज थोड़ा सा उभरा हुआ है। नॉर्मली ये दिखाई नहीं देती। नॉर्मली ये हम मेरी गर्दन में आपको दिखाई नहीं देगी। सर मैं स्पॉट लाइट हूँ, दिखाई दे रही हूँ। मेरी गर्दन में दिखाई नहीं देगी, बट जिसके थोड़ी सी स्वेलिंग है या जिसको हेल्थ चैलेंजेस चल रहा है ना उसको ये दिखाई देगी, है ना। तो इसका वेट कितना होता है? इसका वेट लगभग लगभग 15 से 20 ग्राम एडल्ट वेट है। सभी नोट करते जाएं, क्योंकि देखो ऑर्गन को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बाहर की चीजों को समझना बहुत आसान होता है, अंदर की चीजों को समझने के लिए बहुत सारी पढ़ाई करना पड़ती है। बट फिर भी मैं प्रयास करती हूँ आपको समझाने का। आई होप आप सभी को थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा जब हमारी चीजें लिखित में होंगी तब। तो इसका इसका भी वजन होता है ना। तो ये ग्रंथि नॉर्मली 15 से 20 ग्राम के समथिंग में होती है। और सर नेक्स्ट वाली देखो, ये क्या कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है ना। हार्मोन्स देखो इसका फंक्शन को हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में मैं बताऊंगी कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है। ये हमारे क्या क्या काम करती है, थोड़ा सा हम इसके फंक्शन को समझें कि क्या क्या काम कर रही है ये। यस। तो ये क्या है कि पूरा डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट इसी के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा कह सकते हैं कि ये एक शरीर की पुलिस है, ये देखभाल कर रही है पूरे शरीर की। ये यहाँ पर बैठी है बट ये केयरिंग कर रही है अंदर से। कैसे केयरिंग करती है? फीटल ब्रेन डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस जो बच्चा बनता है ना, तो बच्चे के ब्रेन का विकास इसी से होता है। तभी तो मैंने बोला कि जब माँ प्रेग्नेंट है और उसको थायराइड है तो ब्रेन का विकास नहीं हो रहा तो वो अबॉर्ट हो जाएगा, या वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड पैदा होगा। या ये कह सकते हैं कि यदि मान लो कैसे भी उसकी प्रेगनेंसी में उसको डायग्नोस नहीं कर पाए, डॉक्टर भी नहीं समझ पाए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, थोड़ा बहुत थायराइड प्रॉब्लम थी, कैसे जैसे तैसे बच्चा हो गया। अब जो बच्चा हुआ ना, तो वो बच्चा थायराइड लेके पैदा हुआ, जन्म से ही थायराइड लेके पैदा हुआ। तो उसका है ना फिजिकली और मेंटली विकास दोनों ही रिटार्डेड रहा। क्योंकि हम जब बच्चे पैदा होते हैं ना उसके 4-5 साल में थायराइड अपने आप धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। 4-5 साल तक तो माँ ने जो खाया पिया उसी से शरीर का विकास होता है। फिर 4-5 साल बाद में उसका खुद का विकास होना शुरू होता है। जब खुद का विकास 4-5 साल के बाद में बहुत स्लोली हो जाता है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, बहुत छोटा सा बच्चा रह रहा है, उसको कुछ सोच समझ नहीं पड़ रही। और तो और यदि ये यहाँ से उसका ठीक चला, यहाँ से देखो खाना पीना शुरू कर दिया उसने 1.5-2 साल के बाद में, उसकी लाइफ स्टाइल खराब होने लगी, अच्छा खाना नहीं खाया, पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा कमी रही, तो शरीर का इंटरनली विकास नहीं होता। जब इंटरनली विकास नहीं होता, जब सेकेंडरी चेंजेस होते हैं, सेकेंडरी चेंजेस जब बचपन से जवानी की अवस्था आती है 12-13 साल में, जब सेकेंडरी विकास होता है बॉडी का, मेल हुआ फीमेल हुआ दोनों में कॉमन है, सेकेंडरी कैरेक्टर जो डेवलप होते हैं ना वो नहीं हो पाते। इंटरनली पूरे शरीर की मतलब हड्डियों तक का विकास, सेकंड वाला लिखा हुआ ना स्केलेटन मैच्योरेशन, मतलब कि हमारी हड्डियों का विकास भी हमारे थायराइड के ऊपर डिपेंड करता है। हड्डियों का ठीक से विकास नहीं हो पाएगा, जैसा मेल दिखना चाहिए ना उसका मेल जैसे कैरेक्टर नहीं आएंगे।
कुछ फीमेल जैसे भी कैरेक्टर आ जाएंगे, जैसे यहाँ से वॉइस थोड़ी सी मेल की भारी होती है, फीमेल की पतली वॉइस होती है, तो उसके ऐसे कैरेक्टर हो सकते हैं। या जो है ऐसे कैरेक्टर हो सकते हैं जैसे दाढ़ी वाड़ी आने लगती है ना मेल की, ऐसे फीमेल्स में भी कुछ दाढ़ी वाड़ी आने लगती है, मतलब कि उसके अंदर से सेक्स कैरेक्टर भी ठीक से डेवलप नहीं हो पाते। इवन इवन लड़कियों में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन हो गई, क्योंकि उन लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब रहता, हमेशा डिस्टर्ब रहता। तो ये सारे कारण होते हैं। दूसरा एक देखो, थर्ड वाला पॉइंट लिखा है इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट्स। इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट्स से मतलब ये है कि जब हमारा जो शरीर है ना, उसका जब हम कोई काम नहीं कर रहे तो भी उसके कुछ खर्च करने का पावर होता है। मेरा शरीर जब मैं सोई हुई हूँ तो मैं कुछ काम नहीं कर रही, बट मेरा शरीर तो खर्च कर रहा है ना, क्योंकि उसका हार्ट चल रहा है, उस इंटेस्टाइन चल रही है, लीवर चल रहा है, हमारा शरीर तो अंदर से फंक्शन कर रहा है, हमारा ब्रेन तो फंक्शन कर रहा है। तो उसकी जो रेट होती है ना, उसका कंट्रोल हमारे ये थायराइड ग्रंथि करती है। कितनी महत्वपूर्ण ग्रंथि है ना। किसका मेटाबॉलिज्म कैसा होगा? मेटाबॉलिज्म मतलब कि हमारा खर्च करने का पावर। हमने अच्छा खाया, हमारे लीवर ने सब कुछ अच्छा बनाया, बट वो हमारे पास सुरक्षित रखा है, बट खर्च कौन करवाएगा? ये थायराइड ग्रंथि खर्च करवाएगी उसको। हमने प्रोटीन लिया, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म वो करवाएगा, हमारा फैट हुआ उसका मेटाबॉलिज्म वो करवाएगा, हमारे कार्बोहाइड्रेट जो हमने खाया है उसका मेटाबॉलिज्म वो करवाएगा, कैल्शियम हुआ, इवन जितने भी मल्टी विटामिन है हमारी बॉडी को तभी लगेंगे जब हमारा थायराइड अच्छा रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट वाला पॉइंट ये दर्शाता है कि हमारी जो हार्ट रेट है ना, वो भी हमारा हार्ट का जो पल्स है वो भी ये ही डिसाइड करेगा कि जो है हमारा हार्ट को कितनी पल्स रेट चलाना है। और तो और हमारी जो इंटेस्टाइन है ना, उसकी मोबिलिटी को भी यही बताएगा। जो हार्ट, देखो सारे ऑर्गन्स ना इस तरीके से फंक्शन करते हैं, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो हमारी थायराइड ग्रंथि भी इसी तरीके से वर्क करती है, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। ऐसे ही हमारा हार्ट भी वर्क करता है, ऐसे ही हमारा यूट्रस भी वर्क करता है, पूरे फंक्शन ऐसे ही होते हैं अंदर। तो ये सारा जो चीजें है ना, ये सब हमारे थायराइड के ऊपर डिपेंड करता है। ग्लूकोज हमने हमारी बॉडी को कितना चाहिए, देखो सेल खर्च करेगी, सेल खर्च करेगी तो ये सारा फंक्शन अच्छे से हो पाएगा। और सेल खर्च ही नहीं करेगी तो कैसे हो पाएगा? मान लीजिए हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो खर्च होगा ना। आप सोच सकते हैं कि यदि ये गिलास में मैंने अच्छा पानी भरा, अच्छा पानी भरा, पर ये भर के रख दिया, एक दो महीने तक रख दिया, तो ये खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा, फिर पीने योग्य थोड़ी ना रहेगा। भले ही मैं कितना भी इसको ढककर रख दूं, पर फिर भी ये अपने आप में खराब हो जाएगा। ऐसे ही शरीर से फिजिकल एक्टिविटीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होगी ना, तो ये थायराइड ग्रंथि अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती। मशीन जितनी ये चलती रहती है ना, कपड़े सिलने वाली जो मशीन भी है ना, उसको मैंने कोरोना में सही करवाई थी। मैं कोरोना में सही करवाने के बाद में आज तक उसको नहीं चलाई, तो वो खराब हो जाती। मैंने, मेरे शादी में मुझे दी थी, पर मैंने जब भी मैं उसको चालू करती हूँ जब भी सुधरवाना पड़ती है। तो ऐसे हमारे हार्मोन्स का भी ऐसा ही है, हमारे थायराइड ग्रंथि का भी फंक्शन ऐसा ही है। यदि हम उसको सुचारू रूप से चालू रखेंगे तो वो चलती रहेगी, अन्यथा वो भी ऐसी हो जाएगी। आजकल क्या हो गई, आजकल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई, सब लोग ऐसा वर्क करते हैं कि उनको फुर्सत ही नहीं है फिजिकल एक्टिविटी करने की। आजकल हम बच्चों से भी काम नहीं करवाते हैं, उनकी एक्टिविटीज भी खत्म हो गई। और तो और कोरोना ने फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा जो है डिस्टर्ब कर दी। अब ये एक्टिविटीज इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है कि हम कुछ करते ही नहीं, बच्चों से भी कुछ नहीं करवाते हैं। बच्चों को भी इसी तरीके से हमने ढालना शुरू कर दिया, इसीलिए ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रही। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी 2006-07 में, जब थायराइड के पेशेंट ज्यादा नहीं आते थे, जब थायराइड हमें लगता था तो हम करवाते थे, जिनके बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं या जिनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा रिटार्डेड रह गई, जो जिसका फिजिकल विकास नहीं हो रहा, उन लोगों को, हम लोगों को थायराइड की जांच करवाना पड़ रही थी। बट आजकल 10 में से 1 पेशेंट थायराइड का हो गया, 10 में से 1 पेशेंट थायराइड का हो गया, क्योंकि लाइफ स्टाइल इतनी गड़बड़ 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 चीजें होती जा रही हैं जिसे हम सोच ही नहीं सकते। ये हमारे थायराइड के ऊपर डिपेंड है। सर नेक्स्ट स्लाइड। अब हम ये देखें कि ये फंक्शन कैसे करता है। देखो ये सिचुएटेड तो यहाँ होती है ना। अब इसका कनेक्शन होता है हमारे ब्रेन से। हमारे ब्रेन के अंदर एक प्यूटेटरी ग्रंथि होती है, यहाँ पीछे की तरफ एक बहुत छोटी सी ग्रंथि होती है, उससे
टीएसएच एक सिग्नल रिलीज होता है जो हमारी ये ग्रंथि को एक्टिवेट करता है, और ये ग्रंथि क्या करती है, T3 और T4 नाम के दो हार्मोन रिलीज करती है, जो ये हार्मोन्स फंक्शन करवाती है। ये है ना अंडाशय, उसमें अंडा रिलीज करने की प्रतिक्रिया को फॉलो करवाते हैं, इसीलिए उनके महीने में डिस्टरबेंस आता है। जब ये ग्रंथि खराब होती है तो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ हो जाती है। जब ये चीजें होती हैं, उनके शरीर की सारी एक्टिविटी, जितने सारे मैंने ये फंक्शन बताए ना, ये सारे फंक्शन इसी से कंट्रोल होने वाले, तो ये सारे फंक्शन इसी से कंट्रोल होने वाले हैं। तो यदि पीछे से देखो, जब शरीर की पूर्ति हो जाती है, T3 और T4 अपना वर्क कर देते हैं ना, तो फिर से रिपीट सिग्नल जाता है। रिपीट सिग्नल किसको जाएगा, थायराइड का, कि अब तुम्हारा काम हो गया, अब इसको बंद करना है। तो रिपीट सिग्नल जाएगा फिर पिट्यूटरी ग्रंथि को, तो वो अपना सिक्रीशन बंद कर देती है ना। तो इस तरीके से फीडबैक चलता रहता है, फीडबैक चलता रहता है। यदि उसने ज्यादा सिक्रीशन कर दिया, ज्यादा मतलब कि हाइपर, हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, और कम सिक्रीशन यदि करता है तो हाइपो में चला जाता है। कम यदि है, डिक्रीज है, तो हाइपो, और ज्यादा है तो हाइपर। आप नोट कर सकते हैं कि दो टाइप की डिसीज ज्यादा होती है। दो टाइप की डिसीज की ज्यादा सिक्रीशन कर दिया हमारी प्यूटिटरी ग्रंथि ने, तो भी गड़बड़, और नहीं करा तो भी गड़बड़। इसीलिए स्लीपिंग वाला टाइम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि हमारे जो ब्रेन नॉर्मल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी ये थायराइड वालों को नींद कम आना, थकान रहना, मूड एलिवेट रहना, बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे आते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जिनके कारण ये प्रॉब्लम चलती चलती चले जाती है। तो ये थायराइड, हाइपर, हाइपो और हाइपर, दो टाइप के थायराइड होते हैं, है ना। ज्यादातर ये थायराइड होते हैं, सब कुछ और भी चैलेंजेस आते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड देखो, ये क्या क्या चैलेंज, ये साइन एंड सिम्टम्स। हाँ, इस टाइप के सिम्टम्स भी प्रोड्यूस होते हैं जब ये थायराइड ग्रंथि ठीक से फंक्शन नहीं करती ना, तो क्या होता है कि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है थायराइड का, या हो सकता है कि कोई लिम्फ, मतलब कि स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ गई, एक साइड में ही स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ गई। जब ये लिम्फ यहाँ ये बड़ा होता है ना, तो हम कुछ भी खाएं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि अटक रहा है, अटक रहा है, डिफिकल्टी ऑफ स्वेलिंग, मतलब कि कुछ भी खाने में हमें प्रॉब्लम होने लगती है। या किसी किसी का मैंने ऐसे सिम्टम्स देखे कि बार बार ऐसा खराब वाला थूक मुंह में आने लगता है, खराब स्मेल जैसी आने लगती, कफ जैसा अड़ने लगता है। जब ये ग्रंथि में देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, तब ये सिम्टम्स ऐसे आएंगे, है ना। एक तो हो गया फंक्शन डिस्टर्ब होना। फंक्शन कौन कौन से, हाइपो या हाइपर, दो टाइप के फंक्शन में गड़बड़ी आती है। या तो ज्यादा सिक्रीशन होने लग गया या कम सिक्रीशन हो रहा, दो टाइप की ये प्रॉब्लम आई। एक और भी कुछ चैलेंजेस कैसे आते हैं कि यहाँ थायराइड के ऊपर कोई गठान होगी, कोई गठान हमें बाहर भी फील हो सकती है, या कभी कभी हमें इंटरनली अंदर की तरफ हो जाती है, जो हमें फील नहीं होती है। नोड्यूल फॉर्मेशन हो सकता है, या कोई यहाँ बहुत ज्यादा स्वेलिंग लटक आती है, किसी किसी का देखा होगा ना। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड देखिए, ये जो स्लाइड शो कर रही है ना, पहले ये रोग बहुत हुआ करता था, जिसे घेंगा रोग बोलते हैं, ग्रेव्स डिसीज बोलते हैं। ये ऐसे लटक जाती थी, क्यों लटक जाती थी, क्योंकि भोजन में नमक में स्पेशली आयोडीन की डेफिशिएंसी हुआ करती थी उस टाइम पे। तो ये घेंगा रोग बहुत कॉमन रोग होता था जो पहले चलता था, बट आजकल ये रोग दिखाई नहीं देता। आजकल हार्मोनल प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देती है, जो मैंने बताया हाइपो और हाइपर वाली जो प्रॉब्लम है, हार्मोन डिस्टरबेंस होने की, वो प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देती है। जो टीएसएच है, जो प्यूटिटरी ग्रंथि टीएसएच सिग्नल भेज रही है, वो प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देती है। या उसके आगे जो T3 T4 वाला जो सिस्टम है, वो प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इस ग्रंथि के ऊपर सर पहले वाली, इस ग्रंथि के ऊपर ना एक ऐसा कवर चढ़ जाता है, ऐसा कवर जैसा चढ़ जाता है। जब हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, जब हम हमारी लाइफ स्टाइल सही नहीं रख रहे, बहुत सारे रीजन हैं जो ये प्रॉब्लम होती है, तो एक कवर जैसा चढ़ जाता है, एक कवर जैसा चढ़ जाता है। तो इसका फंक्शन, हमारा कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाती, इसका फंक्शन ठीक से यही से नहीं हो रहा, उसको सिग्नल नहीं मिल रहा कि आपका थायराइड अब सफिशियंट मात्रा में बॉडी के अंदर आ गया। अब ब्रेन को सिग्नल नहीं जा रहा कि आपको टीएसएच से निकालना, कम करना है या बढ़ाना है।
तो ये डिस्टरबेंस होने लगता है, ये डिस्टरबेंस होने लगता है। तो हाइपो और हाइपर वाली प्रॉब्लम आती है। देखो हाइपो का मतलब कि ये ग्रंथि ने T3 T4 जो हार्मोन्स है उसको कम कर दिया। अब जब कम कर दिया ना, तो हमारे सेल का जो हमारा प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स जो हमारे सेल्स को चाहिए रहते थे, वो अब कम चाहिए। कम चाहिए तो हमारा शरीर ना एक रिलैक्स अवस्था में चला जाता है। अब हम खा तो खूब रहे हैं बट वो खर्च ही नहीं हो रहा, तो बॉडी में वो फैट के रूप में जमने लगता है। फैट के रूप में जमने लगता है। हाइपो वाली कंडीशन हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा मिलती है। हाइपर वाले जो पेशेंट है ना, वो कम मिलते हैं। हाइपर में क्या होता है कि ज्यादा खर्च होने लगता है। अब ज्यादा खर्च होने लगेगा तो सारे फंक्शन अंदर की बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी जल्दी सारे फंक्शन होने लगेंगे, जल्दी जल्दी। शरीर थोड़ा सा खाया, बहुत जल्दी फास्ट भूख लगेगी क्योंकि खर्च करवा दिया सेल ने। इसीलिए वो हाइपर वाला मोटा नहीं होता और हाइपो वाला पतले होने में टाइम लगाता है। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड, इसके पहले वाली, इसके और इधर, और हाँ ये देखिए। देखो ये हाइपो वाली कंडीशन को आप जूम करके देख सकते हैं कि हाइपो वाली कंडीशन में क्या होता है। देखो शुरुआत ब्रेन यहाँ से होती है, बालों से, बालों तक भी सेल, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स भी ब्रेन, मतलब हमारे जो हेयर फॉलिकल है उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए। प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, हेयर लॉस होने लगेगा। और मोटा, एक देखो एक साइड पतला और एक साइड मोटा कंपेयर करा है कि हाइपो वाले को क्या प्रॉब्लम होगी और हाइपो वाले को क्या प्रॉब्लम होगी। हाइपर में जल्दी जल्दी खर्च हो रहा है तो वो दुबले होते चला जाएगा, उसकी सारे फंक्शन फास्ट फास्ट हो जाएंगे, उसकी हार्ट रेट फास्ट हो जाएगी, उनके इंटेस्टाइन की चाल फास्ट हो जाएगी, तो लूज मोशन होने लगेंगे। और इधर वाले को सब चीजें शांति शांति शांति। तो वो कैसा दिखने लगेगा और ये कैसा दिखने लगेगा, है ना। तो सारे सिम्टम्स इसमें बताए हैं कि इसको कॉन्स्टिपेशन होगा, इसको लूज मोशन होगा, इसका ब्लड प्रेशर, बीपी भी देखो, हार्ट रेट्स का ब्लड प्रेशर से भी संबंध रहता है कि इसका बीपी फास्ट रहने लग सकता है, इसका बीपी लो रहने लग सकता है। और टेंशन स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, नींद नहीं आती, मूड एलिवेट होता है, बहुत चिड़चिड़ाहट छूटती, क्योंकि बॉडी काम नहीं कर रही, पर काम तो चाहिए काम नहीं, फंक्शन सही से नहीं होते हैं तो सारी चीजें डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस होने लगती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, इसको डिटेल में पढ़ने का प्रयास करें कि हाइपो में जब हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता है तो कैसे फंक्शन आते हैं, हाइपर जब हो जाता है हमारा मेटाबॉलिज्म तब हमारे बॉडी में कैसे फंक्शन आते हैं। तो आप इसको बाद में पढ़िएगा, अभी टाइम की। सर नेक्स्ट, इसके पहले यस, देखो ये मैंने अलग से और लिया था क्योंकि हाइपो वाली कंडीशन ज्यादातर हम लोग, ज्यादातर यहाँ वेट बढ़ी हुई महिलाएं ज्यादा हैं या पुरुष बहुत ज्यादा हैं जिनका वेट कम नहीं हो रहा है, तो उनके इंटरनली हाइपो वाली कंडीशन ज्यादा आती है, मतलब कि बेसल मेटाबॉलिक रेट उनका कम हो जाता है, शरीर के खर्च करने का पावर बहुत कम हो जाता है। तो ये इसमें इंटरनली जो चीजें होती है ना, उसका एक ये डायग्राम बताया है कि इंटरनली ये इशू आने लगते हैं, मतलब कि पूरे बॉडी में ये चेंजेस आने लगते हैं। इसके लिए हमें जिन लोगों को ये चेंजेस आ रहे हैं उन लोगों को टेस्ट करवाना चाहिए। ऐसे तो पता नहीं चलता है कि आपको थायराइड हुआ है, या ये स्वेलिंग जैसी दिखाई देने लगती है तो खैर अलग से पता कर लेते हैं। जैसे डॉक्टर हूँ मैं, तो मुझे पता चल जाता है कि इसको थायराइड है, बट उसको थोड़ी ना पता है कि मुझे थायराइड है। तो हम लोग ब्लड का एक टेस्ट करवाते हैं, मॉर्निंग में एक सैंपल दिलवाते हैं जिसमें हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये देखो, एक मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके इसमें डाल दिया था कि ये नॉर्मल रेंज ये है, नॉर्मल से ये इस तरीके से बढ़ा हुआ रहता है। इसमें T3 T4 TSH तीनों हार्मोन्स की ये जांच हो जाती है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि कैसा जो है इसका बढ़ा हुआ है या कम है या कैसा है कैसा। इसके बाद में मेडिसिन डिसाइड होती है। तो इसके लिए ये टेस्ट होता है ब्लड का, या स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ जाती है, यहाँ कोई गठान नजर आती है तो उसका बायोप्सी भी किया जाता है, उसको निकाल के उसकी जांच करी जाती है कि जो है आ, इसमें कौन सा है। मान लो कभी कभी देखो इसमें कैंसर भी डेवलप हो सकता है, या जो है टीबी तक की भी शिकायतें आ जाती हैं, या नॉर्मली भी ये गठाने दिखती, किसी किसी की गठान बाहर दिखती है ना, तो जरूरी नहीं है कि उसमें कोई बीमारी। बहुत सारे केस मैंने ऐसे देखे हैं कि वो लटक रही है, हमें दिखाई दे रही है, बट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नथिंग, उसको छेड़ना भी नहीं चाहिए,
क्योंकि प्रॉपर बॉडी को जो चाहिए वो चीजें बॉडी को प्रॉपरली नहीं मिली तो वो लटक गई, लटके रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो इस तरीके के टेस्ट करवाए जाते हैं। और किन लोगों को टेस्ट करवाना चाहिए, थोड़ा सा आप ये भी नोट कर सकते हैं, किन लोगों को टेस्ट करवाना चाहिए ऐसे। तो मैं बचपन से ही शुरू करती हूँ। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी में बार बार अबॉर्शन हो रहा है, या वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या वेट बहुत ज्यादा कम हो रहा है, फीटल का विकास नहीं हो रहा, डॉक्टर बता देता है कि इसको थायराइड है। तो थायराइड की टैबलेट खाली पेट मॉर्निंग में लेना रहती है। एक दिन में ये चीजें ठीक नहीं होती, क्योंकि ये एक प्रॉपरली लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। जब तक लाइफ स्टाइल सही नहीं थी जब तो थायराइड हुआ। अब थायराइड हो गया है तो लॉन्ग टाइम इसकी मेडिसिन खाना पड़ती है, हमेशा ही खाना पड़ती है, क्योंकि देखो इसने इसका फंक्शन बंद कर दिया या डिस्टर्ब हो गया। कभी कभी तो ये ग्रंथि को काट के पूरा निकाल देते हैं, यदि प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो निकाल देते हैं, तो गोली खाते रहो, थायराइड की फंक्शन प्रॉपरली होता रहेगा। तो और इसके बाद में जब बच्चा हुआ, बच्चे का यदि विकास नहीं हो रहा है तो उसको हो सकता है कि जन्म से ही थायराइड आए, या उसके जब सेकेंडरी चेंजेस हो रहे हैं, सेकेंडरी चेंजेस सही से नहीं हो रहे, मतलब कि उसका विकास बॉडी का, लड़की है तो लड़की जैसा नहीं हो रहा, और लड़का है तो लड़के जैसा उसका विकास नहीं हो रहा, तो थायराइड टेस्ट कराना चाहिए। जिन गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम है, उसका पीरियड रेगुलर नहीं आ रहा है, या बहुत ज्यादा फैटी होते चले जा रही है, या छोटा है, मतलब उसका हाइट का विकास नहीं हुआ, हड्डियों का विकास नहीं हुआ जैसा होना चाहिए, उन लोगों को ये टेस्ट कराना चाहिए। या जो है, जो मेल है, मेल मेल में ब्रेस्ट का साइज फीमेल के जैसा हो जाता है। 13-14 साल की अवस्था में जो मेल है उसका फीमेल के जैसे ब्रेस्ट का विकास हो जाता है, तो उस कंडीशन में थायराइड टेस्ट कराना चाहिए। या उसको कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, उसका ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट बहुत ज्यादा फास्ट है, या उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा वीक है, या इस तरीके की कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, तो उन लोगों को थायराइड टेस्ट कराना चाहिए। बट उसकी जरूरत नहीं पड़े तो हम उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें हमारी लाइफ स्टाइल को सही रखना चाहिए, मतलब कि खाना पीना सोना, ये सारी चीजें प्रॉपरली होना चाहिए। देखो थायराइड में चैलेंजेस कब आते हैं, थायराइड में ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यदि आपने इसको समझ लिया ना तो आपको थायराइड से संबंधित कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। देखो थायराइड की प्रॉब्लम कब आती है, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, नमक में आयोडीन वाला नमक यूज कर रहे हैं आजकल, तो हर नमक में आयोडीन आने लग गया। सेलेनियम, सेलेनियम के बारे में इस सेशन से अच्छा कोई नहीं बता सकता, मैंने भी पढ़ाई करी है बट मुझे भी इतने डीपली नहीं पता था कि सेलेनियम, पढ़ा था कि सेलेनियम पूरे बॉडी के फंक्शन के चलाने के लिए जरूरी है, बट स्पेशली हमारे थायराइड ग्रंथि के लिए सेलेनियम बहुत ज्यादा जरूरी है, जिंक बहुत ज्यादा जरूरी है, आयरन बहुत ज्यादा जरूरी है, मल्टीविटामिन बहुत ज्यादा जरूरी है, विटामिन सी, ओमेगा 3, ये हमारे इंटरनली ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं कि थायराइड थायराइड को, सबको सपोर्ट करता है। तो ये कुछ ऐसे विटामिन हैं जो हमारे को पर डे चाहिए। एक दिन में तो जरूरी नहीं कि एक दिन मैंने खा लिया तो हो गया मेरे जिंदगी भर के थायराइड ठीक, ऐसा नहीं होता, हमें पर डे इनको खाना रहता है। तो पर डे हम इतनी सारी चीजों को एकत्रित नहीं कर सकते, इतनी सारी चीजों को नहीं खा सकते, बट नेचुरल चाहिए। आर्टिफिशियल भी नहीं खा सकते, केमिकल वाली चीजें भी नहीं खा सकते, नेचुरल चाहिए। तो नेचुरल हमारे ये हमें यहाँ पर अवेलेबल है मल्टीविटामिन के रूप में, लाइफ लाइन ओमेगा 3 के रूप में, और टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए हमारा एफ्रेश हो गया, फार्मूला नंबर 1। इसमें पूरे मल्टीविटामिन, पूरे एसेंशियल जो हमारी बॉडी की नीड है, पर डे हमें चाहिए रहते हैं, वो सारा कुछ यहाँ से मिल जाता है। इसके अलावा भी हमें हमारे प्रॉपरली लाइफ स्टाइल को सही रखना है, वाटर का इंटेक बराबर करना है, और खाने में ओमेगा 3 वाली चीजें, अखरोट है, बादाम है, अलसी है, ये सब चीजों को रेगुलर बेस पे हमें लेना चाहिए। दालचीनी है, इससे हमारे हार्मोन्स बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं। ताजे फल, ताजी सब्जियां, इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और विटामिन सी के लिए आंवला है, नींबू है, बहुत सारे लोग खाते ही नहीं है, बोलो तो भी नहीं खाते, है ना, ओरिएंडर है, इस टाइप की चीजों को यदि हम रेगुलर रेगुलर बेस पे लेते रहेंगे और टेंशन स्ट्रेस से बचे रहेंगे तो हमारा थायराइड अपने आप ही ठीक होगा। थायराइड हमारी ग्रंथि अपने आप ही ठीक से फंक्शन करने लगेगी। जिन लोगों को थायराइड है और थायराइड की टैबलेट चल रही है, ऐसा नहीं है कि आपने इनको लेना शुरू कर दिया तो थायराइड की टैबलेट बंद कर देना।
बंद नहीं करना है, अपने डॉक्टर की सलाह से बंद करना है। एकदम से चीजें ठीक नहीं होती, बॉडी में धीरे धीरे करके बॉडी का फंक्शन वापस से सही होता है। एक दिन में नहीं होता, बट एक दिन जरूर हो जाता है। इस सेशन में आने के बाद में मैंने देखा है कि मेरा जुड़ने का पर्पस ही अभी तक यही है कि ये जो लाइफ स्टाइल ऑर्गन वाले डिसऑर्डर है, ये कहीं से भी ठीक नहीं होते। ये सिरोसिस ऑफ लीवर अभी सर ने बताया, ये कहीं नहीं बनी इसको ठीक करने की। थायराइड का फंक्शन एक बार खराब हो गया कभी ठीक नहीं होता, लाइफ टाइम ये गोली खाना पड़ती है। यदि इस सेशन में हमने रेगुलर, मैंने सीखा है कि यदि हमने हमारी लाइफ स्टाइल को ठीक रखा है और जो मैंने ये सब चीजें बताई है ना, पर डे हमारे शरीर में चलती रहती हैं, तो धीरे धीरे करके ठीक भी हो जाती है। जैसे अभी थायराइड डॉक्टर को दिखा के 3 महीने का डोज आता है एक डब्बी में, 3 महीने का डोज है, 3 महीने का आप खाने के बाद टेस्ट कराइए, यदि उतने पे नॉर्मल है थोड़ा सा डोज कम करिए। मान लीजिए 100 की चल रही है तो 75 पे आइए, 75 से फिर आप 50 पे आइए, 50 से आप 25 पे आइए, 25 से 12, 6, और फिर आप स्टॉप करिए। एकदम से स्टॉप नहीं करना है कोई भी मेडिसिन। यदि कोई भी हेल्थ चैलेंजेस ऑर्गन से रिलेटेड चल रहा है, शुगर वाले को भी यही है एडवाइस कि ऐसे बंद नहीं करें, प्रॉपरली अपनी केयरिंग करें ताकि कोई प्रॉब्लम हो नहीं, सारे ऑर्गन आपके हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। तो आज हमने जाना थायराइड क्या है, उसके फंक्शन क्या है, कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो